बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 1 एवं 2 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक शुरू हो चुकी है। तो हमें क्या करना है कि रोजाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीजें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? तो बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे हाथ धोने का सही तरीका, फिर फर्स्ट एड के बारे में जानेंगे और उसके बाद सप्ताह के दिन और वर्ष के महीने के बारे में जानेंगे। फिर तारा के साथ रहेंगे तैयार कोरोना से बचाव के बारे में जानने के लिए। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया नामक जगह पर जाते वक्त गोरे लोगों ने यानी कि अंग्रेजों ने ट्रेन में अव्वल दर्जे में बापू को सफर नहीं करने दिया। उनको तो घोड़ा गाड़ी के अंदर भी नहीं बैठने दिया। बापू ने होटल में भी पीछे जाकर के खाना खाया था। बापू यह सब काले गोरे का भेद एक अन्याय की तरह मानते थे। प्रिटोरिया में मोहनदास का परिचय जाने माने हिंदुस्तानी व्यापारियों से होने लगा था। उन्होंने सभी भारतीय लोगों से मिलने की इच्छा जाहिर की। एक व्यापारी के घर हिंदुस्तानियों की सभा बुलाई गई। कई लोग आए। मोहनदास ने पहली बार ठीक से भाषण दिया, जिसके बाद बहुत से लोगों से बातचीत हुई। इस सभा में यह तय हुआ कि कुछ अनपढ़ लोग मोहनदास से अंग्रेजी सीखेंगे। ये कक्षाएं 8 महीने चली। मोहनदास का जीवन सामाजिक बनने लगा। दादा अब्दुल्ला के जिस मुकदमे में मदद देने वे आए थे, वो भी चल रहा था। अनुभवी वकीलों के साथ काम करने से मोहनदास को वकालत समझ आने लगी। दोनों पक्षों में रिश्तेदारी थी। मोहनदास ने उन्हें समझाया कि अदालत में मामला चलता रहा तो जीतने वाले को भी बहुत लाभ नहीं होगा। उन्होंने सुझाया कि दोनों पक्ष अपने भरोसे के लोगों को पंच बना ले और फिर उनका किया समझौता मान ले। पंचों ने फैसला दादा अब्दुल्ला के पक्ष में किया, लेकिन मोहनदास ने उन्हें मनाया कि वे अपने रिश्तेदार को खूब सारा समय दें नुकसान की भरपाई के लिए, ताकि उसके व्यापार का दिवाला न निकल जाए। और फिर इस समझौते से दोनों पक्षों को सम्मान मिला। रिश्तेदारों में आपसी प्यार लौट आया। काम पूरा हो गया था। अब मोहनदास को स्वदेश लौटना था। दादा अब्दुल्ला अब उन्हें बहुत चाहने लगे थे। उन्होंने मोहनदास के सम्मान में एक सामूहिक भोज रखा। उस समय दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के खिलाफ एक नया कानून आने वाला था। कुछ लोगों ने अब्दुल्ला सेठ से कहा कि आप गांधी भाई को रोक लीजिए, वो जैसे कहेंगे हम वैसे इस कानून से लड़ेंगे। और फिर देखते ही देखते भोजन सभा एकदम से आंदोलन के कार्यालय में बदल गई। गांधी भाई 1 महीने ही नहीं, 1 साल के लिए नेटाल राज्य में रुक गए। उन्हें 20 व्यापारियों ने मिलकर पेशगी रकम दी और अपना वकील नियुक्त किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तर्ज पर मोहनदास ने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन सन 1894 में किया। हिंदुस्तानियों को कई जुल्म सहने पड़ते थे। रात को बिना पहचान पत्र वो बाहर नहीं निकल सकते थे और चुनाव में भी ज्यादातर भारतीय वोट नहीं डाल सकते थे। पर सबसे बुरे हाल तो अनपढ़ मजदूरों के थे। उनके गोरे मालिक उन्हें गुलामों की तरह रखते थे, जब चाहे पीट देते थे और उन पर नए कर भी लगाए जाते थे। ये मजदूर सन 1860 के बाद तमिलनाडु, आंध्रा और बिहार जैसे राज्यों से गन्ने की खेती के लिए आए थे।
इनसे अग्रीमेंट यानी इकरारनामा होता था, इसीलिए ये गिरमिटिया कहलाने लगे। गांधी भाई का नाम सुनकर बाला सुंदरम नाम का एक मजदूर मोहनदास से मदद मांगने के लिए आ गया। उसके गोरे मालिक ने उसे बुरी तरह पीट दिया था और उसके 2 दांत तोड़ दिए थे। उसका इलाज कराकर मोहनदास उसे एक मजिस्ट्रेट के पास ले गए। उसकी मुक्ति हुई। गांधी भाई गिरमिटिया मजदूरों के नेता हो गए। अब मोहनदास की कांग्रेस के साथ तरह तरह के हिंदुस्तानी आ गए थे। अमीर और गरीब, हर धर्म के लोग, मुस्लिम, पारसी, हिंदू, ईसाई और तरह तरह की जुबानें, गुजराती, तमिल, भोजपुरी, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी भी। क्योंकि अब मोहनदास की दोस्ती कुछ गोरों के साथ भी होने लगी थी। उनका सौम्य और संकोची व्यवहार लोगों का मन जीत लेता था। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ और कौन-कौन से काम किए। अब हम देखते हैं हाथ धोने का सही तरीका। हाथ धोने से पहले हाथों में अगर घड़ी, अंगूठी या चूड़ियां पहनी हो तो उन्हें उतार दीजिए। नल खोलकर दोनों हाथों को कोहनियों तक गीले कर लीजिए। साबुन हाथों में लेकर उसका बहुत सारा झाग होने तक उसे मलिए। झाग को पूरे हाथों में अच्छी तरह से मलिए। उंगलियों के बीच के स्थान पर साबुन लगाकर इस तरह से रगड़ लें। अब दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह एक दूसरे में फंसाकर रगड़िए। नाखूनों को इस प्रकार मलकर साफ कीजिए। अंगूठों को इस प्रकार से गोल घुमाकर मलिए। हथेली को उंगलियों से इस तरह रगड़ लीजिए। अब पानी से हाथ धोकर साफ कीजिए। नल को बंद करने के लिए धुले हाथों का प्रयोग ना करें, बल्कि उसी कोहनियों की सहायता से बंद करें। अब साफ नैपकिन से हाथों को पोंछकर सुखा दीजिए। अब हम देखते हैं हाथ धोने का दूसरा तरीका। यदि किसी जगह नल का पानी उपलब्ध ना हो तो हाथ धोने के लिए आपको दूसरे व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिए। हाथों को कोहनियों तक भिगो लीजिए। साबुन को पूरे हाथों में लगाकर टिकिया धोकर रख दीजिए। झाग को पूरे हाथों में अच्छी तरह से मलिए। उंगलियों के बीच वाले स्थान को इस प्रकार रगड़ लीजिए। अब दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह एक दूसरे में फंसाकर रगड़िए। नाखूनों को इस प्रकार से साफ करें। अंगूठों को इस प्रकार से गोल घुमाकर मलिए। अब हाथों पर पानी डलवाकर उन्हें धो दीजिए। फिर साफ तौलिए से हाथों को पोंछकर सुखा दीजिए। डॉक्टरों का कहना है कि इन्फेक्शन ज्यादातर हाथ ठीक से ना धोने की वजह से ही फैलते हैं। ढंग से हाथ धोने से इन्फेक्शन होने से हम बच सकते हैं। इसीलिए हाथ धोने की गतिविधि की सारी खूबियां याद रखना बहुत जरूरी है। आप सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। फर्स्ट एड बॉक्स। घायल होने या अचानक बीमार पड़ने पर आपातकालीन उपचार करना पड़ता है। डॉक्टरी इलाज से पहले किए जाने वाले इस उपचार को प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में प्राथमिक उपचार के लिए आवश्यक सभी चीजें एक जगह पर मौजूद होती हैं। इस बक्से के ऊपर एक धन या क्रॉस का निशान बना होता है। इन चीजों को हम 3 समूहों में बांट सकते हैं। एंटीसेप्टिक यानी रोगाणुरोधक पदार्थ, ये क्रीम, पाउडर या द्रव के रूप में होते हैं। इनका इस्तेमाल जख्म साफ करने के लिए किया जाता है। अलग अलग प्रकार की पट्टियां, गॉज रोल, एडहेसिव टेप, क्रेप बैंडेज, इन्हें जख्म पर चिपकाने या उस पर बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सहायक औजार, दस्ताने यानी ग्लव्स, कैंची यानी सिजर, चिमटी यानी फोर्सेप।
चलो देखते हैं कि घरों और स्कूलों के फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसकी बोतल पर H2O2 लिखा होता है, जो इसका रासायनिक नाम है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेटॉल, ये एक एंटीसेप्टिक द्रव है। डेटॉल का उपयोग घावों में संक्रमण या इन्फेक्शन रोकने के लिए किया जाता है। आयोडीन टिंक्चर या टिंक्चर ऑफ आयोडीन, यह भी एक एंटीसेप्टिक द्रव है। यह डेटॉल की जगह इस्तेमाल किया जाता है। पोविडोन आयोडीन पाउडर, यह भी एक एंटीसेप्टिक है मगर यह पाउडर होता है। यह छोटी मोटी खरोंचों और कटे के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। पोविडोन आयोडीन मरहम, ये एक एंटीसेप्टिक है। इसे सीधे घाव पर लगाया जाता है और फिर गॉज पीस से ढककर मरहम पट्टी कर दी जाती है। बर्नॉल, बर्नॉल एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल यानी जीवाणुरोधक है और यह पेस्ट या मरहम के रूप में आता है। यह छोटे मोटे जलने, छिलने और कटने के उपचार में काम आता है। क्रेप बैंडेज, ये कपड़े की लंबी पट्टी का बंडल होता है। एड़ी या कलाई में मोच आने पर इसे सूजन कम करने के लिए बांधा जाता है। कसकर बांधने से यह रक्त प्रवाह को भी प्रभावित करती है, इसलिए इसे बहुत सावधानी से बांधा जाता है। गॉज रोल, जख्म को ढकने के लिए या मरहम पट्टी को खिसकने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे पतली या छोटी पट्टियों में काटा जाता है और उनके अंदर एंटीसेप्टिक लगाकर जख्म पर मरहम पट्टी की जाती है। एडहेसिव टेप, एडहेसिव टेप एक प्रकार की चिपकने वाली पट्टी होती है। इसका इस्तेमाल जख्म को मरहम पट्टी करते वक्त किया जाता है। यह किस सामग्री से बना है और इसका क्या इस्तेमाल होना है, इसके अनुसार अलग अलग तरह के एडहेसिव टेप आते हैं। कॉटन रोल, जख्म पर मरहम पट्टी करने में कॉटन यानी रुई बहुत जरूरी होती है। कॉटन के गोले पर थोड़ा सा एंटीसेप्टिक लगाकर उसे जख्म पर रख दिया जाता है। कॉटन द्रवों को सोख लेती है। यह खून या स्राव पोंछने के काम भी आती है। बैंडेड, बैंडेड एक प्रकार की चिपकने वाली पट्टी होती है जो छोटे मोटे घावों के उपचार में इस्तेमाल की जाती है। इस पट्टी का मध्य भाग रोगाणुरोधक सामग्री से बना होता है। मध्य भाग के दोनों ओर की पट्टी इसे शरीर पर चिपकाने के काम आती है। कैंची, गॉज रोल एडहेसिव टेप को काटने के लिए। फोर्सेप, जख्म से चिपकी हुई लकड़ी के कण या नुकीले टुकड़े निकालने के लिए। और गेज व कॉटन को पकड़ने के लिए फोर्सेप का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लव्स, दूसरों को फर्स्ट एड देते वक्त संक्रमण से खुद का बचाव करना बहुत जरूरी है, इसलिए ग्लव्स इस्तेमाल किए जाते हैं। चलो देखते हैं कि इन सभी को फर्स्ट एड बॉक्स में व्यवस्थित तरीके से कैसे रखते हैं। क्रेप बैंडेज, डेटॉल, आयोडीन टिंक्चर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बर्नॉल, पोविडोन आयोडीन मरहम, एडहेसिव टेप, बैंडेड, कॉटन रोल, गेज रोल, पोविडोन आयोडीन पाउडर, माइक्रोपोर एडहेसिव टेप, कैंची यानी सिजर, फोर्सेप, ग्लव्स। तो अब हम अपने फर्स्ट एड बॉक्स के साथ बिल्कुल तैयार हैं। ध्यान रहे कि फर्स्ट एड बॉक्स की सभी चीजें आप इस्तेमाल करें या ना करें, एक निश्चित समय के बाद उन्हें बदलना जरूरी है। क्या आप पता कर सकते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए? कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरते। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित
या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। आइए जाने कोरोना वायरस या कोविड-19 से बचाव के लिए हाथ धोने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम पानी लेंगे, हाथ को भिगोएंगे, फिर हम साबुन लेके झाग बनाएंगे। झाग बनाने के बाद अच्छे से हाथ धोने के लिए हमारे 8 चरण हैं, जिसमें सबसे पहला चरण दोनों हथेलियों को गोला करते हुए हम रगड़ेंगे। दूसरा चरण, इसमें हम बाएं हाथ की हथेली दाएं हाथ की हथेली के ऊपर रख के उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार दूसरे हाथ में दोहराएंगे। तीसरा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। चौथा चरण, जिसमें हम बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़ेंगे और गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में इसे दोहराएंगे। पांचवा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार फंसाएंगे और इसे ऊपर नीचे रगड़ेंगे। छठा चरण, जिसमें हम हथेली में हम दाएं हाथ की उंगलियों को गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी इसे करेंगे। सातवां चरण, जिसमें हम कलाई को रगड़ेंगे नीचे की तरफ। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी दोहराएंगे। आठवां चरण, हम पानी से साबुन को धोएंगे। यह प्रक्रिया हम 20 सेकेंड तक अच्छी तरह से करेंगे। फिर हम किसी साफ टॉवल और टिश्यू से हाथों को पोंछ लेंगे। डेज ऑफ द वीक, सप्ताह के दिन। संडे, रविवार, मंडे, सोमवार, ट्यूसडे, मंगलवार, वेडनेसडे, बुधवार, थर्सडे, गुरुवार, फ्राइडे, शुक्रवार, सैटरडे, शनिवार। मंथ्स ऑफ द ईयर, वर्ष के महीने। जनवरी, जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च, मार्च,
April, April, May, May, June, June, July, July, August, August, September, September, October, October, November, November, December, December. मुझे बीमारी नहीं है। तारा, क्या हुआ तारा? बुरा सपना देखा तारा ने? कोई बात नहीं तारा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सो जाओ तारा। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे चिंता हो रही है। तारा तो पहले ऐसा नहीं करती थी। आजकल उदास सी बैठी रहती है, टीवी पर कोरोना वाली न्यूज देखती है और फिर परेशान सी रहती है। किसी से बात भी नहीं करती है, खाना भी ठीक से नहीं खाती है। जब तब कहती है सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये सिर्फ तारा के साथ ही ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत से बच्चों और यहाँ तक कि बड़ों पर भी कोरोना का ऐसा ही असर है। स्कूल बंद होने से, दोस्तों से नहीं मिल पाने से, घर के बाहर नहीं जा पाने से ये सब होना स्वाभाविक है। ओह, मैं तो सोच रहा था मेरी तारा को ही ऐसा हो रहा है। ये बात जरूर है कि मुश्किल हालात का असर सब पे ठीक एक जैसा नहीं होता है। तुम्हें बस कोशिश करनी है कि तारा का मूड मीटर ठीक रहे। तुम उसका मूड मीटर बदलो। मूड मीटर? नहीं, बहुत बार क्या होता है कि चलो हम कुछ मजेदार करते हैं तारा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अब्बा। कैसा लग रहा है तारा को? अच्छा चलो, जैसा भी तुम्हारा मूड है ना, वैसे ही तस्वीर बनाओ, ठीक है? ओके। ओह, तारा का मूड तो बहुत खराब है। चलो इसे ठीक करते हैं तारा। तुम्हें उस दिन डॉक्टर अंकल ने एक जोक सुनाया था ना? मैंने ठीक से सुना नहीं था, मुझे बताओ क्या जोक था? जोक? हाँ अब्बा, डॉक्टर अंकल ने एक बहुत मजेदार बात कही थी। हाँ मुझे बताओ। वो जोक था? शीलू, तुमने टाइम से होमवर्क किया? ठीक से खाना खाया? बताओ टीचर ताला को। अरे वाह, ये क्या? तुमने तो
अरे वाह तारा, तुम ये तो बहुत अच्छे से कर लेती हो। और अब तो शीलू भी होशियार हो गया है। टीवी देखकर अगर उसे गुस्सा आता है ना, तो मैंने उसे सिखा दिया है कि 1 से 10 तक गिनती कर ले, और अगर मन घबराए तो गहरी लंबी सांस ले। गुस्सा और परेशानी छूमंतर हो जाएंगे। और देखो, तुम्हें भी फायदा है ना, अब तुम्हें बुरे सपने भी नहीं आते। और अगर कभी दिक्कत होगी तो मैं और डॉक्टर अंकल तो है ना अपनी तारा का मूड मीटर ठीक करने के लिए। म्यूजिक। उदास है मन तो क्या हुआ, समय ये भी बीत जाएगा। ला 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 हू, ला 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 ये। हंसो खेलो गाओ नाचो धूम मचाओ, मूड भी ठीक हो जाएगा। ला 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 ये। ला 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 ला। बुरा महसूस करना ठीक है, पर इसकी वजह से नुकसान ना खुद का करो ना दूसरे का, क्योंकि हम हैं हैप्पीनेस योद्धा। क्या तुम भी बनना चाहते हो हमारी तरह हैप्पीनेस योद्धा? तो अपना मूड मीटर बदलने के लिए तुम कौन सी मजे मजे की चीजें करते हो, उसकी फोटो या वीडियो बनाओ और भेज दो हमें इस ईमेल पे, और बन जाओ ताला अपा की दुनिया का एक हिस्सा। क्या हुआ अली भैया? अरे दीदी, आजकल वो बीमारी फैली हुई है ना, कोरोना, जो खांसने से फैलती है। टीवी पर भी दिखा रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन हर खांसने वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं होता। साथ ही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि खांसते या छींकते समय मुंह को ढक लें। ठीक है ना रवि भैया? अच्छा दीदी, अब मैं हमेशा खांसते या छींकते समय मुंह को जरूर ढक लूंगा। पर दीदी, खांसना या छींकना तो सामान्य जुकाम में भी होता है, कोरोना इससे अलग कैसे है? कोरोना में सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होते हैं, और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। अगर किसी को ये लक्षण दिखें तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। साथ ही लक्षणों वाले व्यक्ति, उनकी देखभाल कर रहे लोग और स्वास्थ्य कर्मी को मास्क लगाना अनिवार्य है, जिससे अन्य व्यक्तियों को संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। क्या ये बीमारी सभी को हो सकती है? हाँ, ये बीमारी सभी उम्र के लोगों को हो सकती है, परंतु खासकर ऐसे लोग जो बाहरी देश या शहर की यात्रा से लौटे हैं, उनमें ये रोग होने की संभावना ज्यादा है। जिन व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक हो, या जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सांस लेने में तकलीफ जैसे रोग से ग्रसित हों, उनमें इस बीमारी से जोखिम होने का खतरा ज्यादा होता है। कोरोना की जांच और इलाज कहाँ किया जा सकता है? कोरोना की जांच और इलाज सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थानों पर की जाती है, जिसकी सूची नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के पास मौजूद है। संक्रमित लोगों को अस्पताल में दूसरे मरीजों से अलग रखा जाता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोगों को चिकित्सा अधिकारी की सलाह अनुसार घर पर 14 दिन तक अलग रखा जाता है। इस दौरान घर के अन्य सदस्य और आसपास के लोगों को बिना घबराए और सावधानी बरतते हुए संक्रमित व्यक्तियों का हौसला बनाए रखना चाहिए। साथ ही चिकित्सा अधिकारी की सूचनाओं का पालन करना चाहिए। इस बीमारी से बचाव का क्या तरीका है? इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे जितना हो सके घर पर रहें। सार्वजनिक स्थल जैसे मेला और भीड़ वाले धार्मिक स्थल में जाने से बचें। लोगों के निकट संपर्क से बचें और कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। बाहर से लौटने पर खांसने, छींकने,
किसी जगह को छूने, खाना खाने से पहले और शौच के बाद नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथों को धोएं। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बताए गए सही तरीके से हाथ धोने से संक्रमण से बचाव होगा। हाथों को 40 सेकंड तक धोना चाहिए। खांसने और छींकने पर मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। अच्छा होगा कि आप अपनी मुड़ी हुई कोहनी में खांसें या छींकें। अपने हाथों में नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें या चिल्लाएं नहीं और बार बार अपनी आँख, नाक और मुंह को ना छुएं। सावधान और सतर्क रहें, कोरोना से बचें। नमस्कार, स्वागत है आपका पटना जू के आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत एपिसोड 2 में। आज जिस इनक्लोजर का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो एवियरी केज है। जैसा कि आप जानते हैं कि पटना जू भारत के एक लार्ज कैटेगरी जूज में से एक जू है और जो हमारा ये एवियरी है इसमें हमने लगभग 8 से 10 वैरायटी के अलग अलग तरह के बर्ड्स को रखा है, फिजेंट्स को रखा है। और जो मेन बर्ड्स हैं कि रोजी पेलिकन है, मलाड है, बार हेडेड गूज है, ब्राह्मणी डक है। इसके अलावा फिजेंट्स को भी सिल्वर फिजेंट, पी फॉल, लेसर एडजुटेंट, इन सभी को रखा गया है जो अपने प्राकृतिक अधिवास जैसा यहाँ पे अनुभव करते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे हैं यहाँ पे। इनके रहने के लिए एक झील का भी निर्माण है बीच में, जहाँ पे ये तैरते रहते हैं, पानी में डुबकी लगाते रहते हैं, गोते मारते रहते हैं। और पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए यहाँ पे एक फव्वारे का भी इंतज़ाम किया गया जो हमेशा फव्वारा चलता रहता है, जिससे कि पक्षी काफ़ी आनंद उठाते रहते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रीज हैं जो उनको नेचुरल हैबिटाट की ही तरह मदद करते हैं। इनकी जो संरचना जो इस एवियरी केज की है वो उनके जो नेचुरल हैबिटाट है उससे मिलता जुलता इसको बनाने का प्रयास किया गया है। इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रीज हैं जो उनको नेचुरल हैबिटाट की ही तरह मदद करते हैं। जानवरों को यहाँ ब्रीडिंग के लिए अच्छी व्यवस्था करने के साथ साथ हम लोग ये प्रयास करते हैं कि ये नेचुरली इसमें ब्रीड कर पाएँ और अंडे वगैरह दे पाएँ। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मलाड का काफ़ी अच्छे संख्या में ब्रीडिंग हो रहा है और उनको हम लोग यहाँ पे नेचुरली भी वो हैच करते हैं या इंक्यूबेशन की आवश्यकता हो तो वो भी करते हैं। छोटा सा नर्सरी भी बनाया गया है जिसमें एक छोटा पॉन्ड है जिसमें उनको एक्लिमेटाइज किया जाता है ताकि वो बाहर निकल करके धीरे धीरे अपने प्राकृतिक अधिवास में दूसरे चिड़ियाओं के साथ मिल सके, दूसरे बर्ड्स के साथ मिल सके।
पक्षियों का जो बर्ड मेस होता है उसमें ज्वार, बाजरा, गेहूं, चीना, कौनी, लहसुन, प्याज, गेहूं इत्यादि हम लोग देते हैं छोटे छोटे पक्षियों के लिए। बड़ी मछली दिया जाता है पेलिकन के लिए और छोटी मछली जो है पेंटेड स्टोर और एडजंटेड स्टोर इत्यादि के लिए दिया जाता है। पटना जू में एक्सपेंशन में कोई और एक्टिविटी क्रिएट होगी तो हम लोग ये चाहेंगे कि वॉक इन की भी सुविधा बनाई जा सके, जिसमें दर्शक घूमते हुए अंदर एवियरी केज के अंदर आकर के बर्ड्स को देख पाएंगे, नेचुरल हैबिटेट में देख पाएंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम जिस स्तनधारी प्राणी के बारे में बात करेंगे वो झुंड की बजाय अकेला रहना पसंद करते हैं। आज हम चलेंगे भालू के इनक्लोजर के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान में हिमालयन भालू और स्लॉथ बियर प्रजाति के भालू हैं। इनके लिए 2 अलग अलग इनक्लोजर बनाए गए हैं। हिमालयन भालू भारत में हिमालयी क्षेत्र, तिब्बत, नेपाल, चीन और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। नर हिमालयन भालू का वजन मादा हिमालयन भालू की अपेक्षा में अधिक होती है। नर हिमालयन भालू का वजन 100 से 210 किलोग्राम तक होता है, जबकि मादा हिमालयन भालू का वजन 50 से 125 किलोग्राम तक होता है। IUCN द्वारा इसे विलुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। हिमालयन भालू की औसत उम्र 24 वर्ष की होती है और इनका गर्भकाल 210 से 215 दिनों का होता है। ये एक बार में 2 से 3 बच्चे को जन्म देती है। इन्हें घने जंगलों में अकेला रहना पसंद है। हिमालयन भालू दूसरे भालू की तरह ही सर्वहारी होते हैं। ये पेड़ों की पत्तियां, फल, कीट पतंगे और छोटे जीव खा लेते हैं। कभी कभी यह भेड़ और बकरियों का शिकार भी कर लेते हैं। भालू की दुनिया में यह मध्यम आकार के भालू हैं। ये भालू खतरनाक होते हैं। डराए या चौंक जाने पर ये किसी पर भी हमला कर देते हैं। हिमालयन भालू बड़ी आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। इसके अलावा इनकी पानी में तैरने की भी अच्छी क्षमता होती है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं और इनकी एक्टिविटी काफ़ी नोटिसिएबल होती है। काफ़ी ये इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ। और अगर स्लॉथ बियर की तुलना में इनके फीचर्स की तुलना की जाए तो स्लॉथ बियर की तुलना में इनका बाल छोटा होता है, इनका थूथन कुछ लंबा होता है और इनका एक फिक्स पीरियड है जो ब्रीडिंग सीजन होता है। ये नवंबर से लेकर के फरवरी तक पाया जाता है। 3 महीने में लगभग ये बच्चे को डिलीवर करती हैं। लास्ट ईयर भी एक बच्चे का जन्म हुआ है पटना जू में जो काफ़ी हेल्दी है। ये स्लॉथ बियर के बच्चे का जन्म हुआ था। जो हिमालयन बियर हैं जो पटना जू में, ये लास्ट ईयर इसको आसाम से एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाया गया है और ये 2 हिमालयन बियर अभी पटना जू में अवस्थित हैं। और इनके इनरिचमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे जू में जो इनक्लोजर में है अलग अलग व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इनके इनक्लोजर में पानी की व्यवस्था की गई है और ये काफ़ी प्लेफुल होते हैं पानी में। गर्मियों में इसमें खेलना इन्हें काफ़ी पसंद है। इसके अलावा इनके एक्टिविटी के लिए, इनरिचमेंट के लिए इसमें अलग अलग तरह के स्विंग्स लगाए गए हैं जिस पे इन्हें उछल कूद करते रहना काफ़ी पसंद है। अब बात स्लॉथ बियर की। मुख्य रूप से भारत,
और दक्षिण एशिया के देशों में पाए जाने वाला स्लॉथ बियर IUCN में संकटग्रस्त प्राणियों की सूची में शामिल है। नर स्लॉथ बियर का औसत वजन 80 से 140 किलोग्राम का होता है, जबकि मादा का वजन 55 से 95 किलोग्राम का होता है और ये 150 से 170 सेंटीमीटर लंबा होते हैं। स्लॉथ बियर 3 से 4 वर्ष की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। इनका गर्भकाल 210 दिनों का होता है और यह एक बार में 2 से 3 बच्चे को जन्म देते हैं। इन्हें एकांत में रहना पसंद है। एक स्वस्थ स्लॉथ बियर 40 वर्षों तक जीवित रहते हैं। ये भी दूसरे भालू की तरह ही सर्वहारी होते हैं। इनका मुख्य भोजन कीट पतंगे, पक्षियों के अंडे, शहद और सड़ा हुआ मांस है। फल खाने के लिए यह पेड़ों पर काफी ऊंचाई तक चढ़ जाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में स्लॉथ बियर जो है 6 की संख्या में है, जिसमें 4 नर और 2 मादा पाए जाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में भालू केज के में काफ़ी रखरखाव में काफ़ी प्रयास किया जाता है ताकि ये हमेशा अच्छे वातावरण में रहें और एक प्राकृतिक वास इनको मिलता रहे। खास करके विशेष करके गर्मियों में ध्यान रखा जाता है कि इनकी पानी की सुविधा हो जहाँ पे ये स्नान करें और ठंडा रह सकें। भोजन इत्यादि में भी काफ़ी व्यवस्था की जाती है इनके लिए। दूध, रोटी, करीब करीब सभी तरह के मौसमी फल जो हैं इनको दिए जाते हैं और ऋतु के हिसाब से इनका भोजन में परिवर्तन भी होता रहता है। विशेष करके जाड़े में हम लोग इनको अंडा भी प्रदान किया जाता है, शहद दिया जाता है, च्यवनप्राश दिया जाता है और ये सभी तरह के कंदमूल भी खाना पसंद करते हैं। और ये स्लॉथ बियर का एक खासियत होती है जो हिमालयन बियर से जिसको इसको अलग करता है। स्लॉथ बियर जो हैं इनके थूथन काफ़ी लंबे होते हैं और एक छाती पे भी शेप का सफ़ेद रंग का एक आकार होता है और ये प्रायः जो है भालू जो है डांसिंग नेचर के होते हैं। ये अपने पिछले पैर पे खड़े हो जाते हैं और मुंह से जो है बराबर एक सफ़ेद सलाइवा निकलता रहता है, झाग जैसा निकलता है जो इनकी आत्मरक्षा करने में मदद करता है। प्रायः जंगलों में ये सलाइवा फेंक के ही अपनी आप को जान बचाते हैं और ये काफ़ी विलुप्त प्राय है। IUCN में इनका लगभग वल्नरेबल है और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 के प्राणी हैं। चिड़ियाघर में लोगों और बच्चों को ये भालू खूब भाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम किसी जानवर के एनक्लोजर के पास नहीं चलेंगे, हम चलेंगे जानवर के बच्चे के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान के सफल प्रबंधन और देखभाल का ही नतीजा है कि आज यहाँ मौजूद लगभग सभी जल, थल और आकाश में रहने वाले जानवरों का प्रजनन हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे गेंडा के बच्चे की। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी कुछ दिन पहले ही एक गेंडे का जन्म हुआ है। भारतीय मादा गेंडा साल के किसी भी महीने में गर्भधारण कर सकती है। 16 से 18 महीने गर्भधारण के बाद मादा गेंडा सामान्यतः एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है और फिर 3 साल के बाद दूसरे बच्चे के जन्म के लिए तैयार हो जाती है। जन्म के समय नवजात शावक का वजन लगभग 40 से 50 किलोग्राम तक का होता है। जन्म के कुछ घंटों के बाद नवजात शावक न सिर्फ जमीन पर चलने फिरने लगते हैं बल्कि पानी में तैरने भी लगते हैं। नर भारतीय गेंडा लगभग 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। वहीं मादा गेंडा 9 से 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य होती है। बच्चे को संभालने का काम मादा गेंडा करती है, जबकि नर गेंडा अपने आधिपत्य क्षेत्र की रक्षा करता है। नर भारतीय गेंडा लगभग 10 साल की उम्र में
प्रजनन योग्य हो जाते हैं। वहीं मादा गेंडा 9 से 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य होती हैं। गेंडे के बच्चे के बाद अब हम चलेंगे जिराफ के बच्चे के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी जिराफ का एक बच्चा है। इसका जन्म भी संजय गांधी जैविक उद्यान में ही हुआ है। 13 से 15 महीनों के गर्भ धारण के बाद मादा जिराफ एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। दुनिया का सबसे लंबा जानवर जिराफ जन्म के समय 1.8 मीटर लंबा होता है और जन्म के समय इनका वजन लगभग 90 से 110 किलोग्राम तक होता है। इसके जन्म के समय इनकी मां यानी मादा जिराफ सामान्यतः खड़ी रहती है और जन्म के कुछ ही घंटों के अंदर जिराफ के बच्चे चलने फिरने लगते हैं। ये नवजात शावक 3 से 4 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा जिराफ साल के किसी भी महीने में गर्भ धारण कर सकती है। जिराफ के बच्चे के बाद अब हम बात करेंगे भालू के बच्चे की। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी भालू के बच्चों की संख्या 2 है। दोनों बेहद चंचल, चालाक और स्वस्थ हैं। मादा भालू साल के किसी भी महीने में गर्भधारण कर सकती है। लगभग 7 महीने यानी 210 दिनों के गर्भधारण के बाद मादा भालू एक बार में 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। जन्म के समय बच्चे का वजन लगभग 700 ग्राम से 100 किलोग्राम तक होता है। साथ ही जन्म के 1.5 से 2 महीने के बाद नवजात शावक चलने फिरने लगते हैं। भालू के बच्चे जन्म के 3 से 4 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं। किसी भी जू के सक्सेस का उसका जो मैनेजमेंट का पैरामीटर है वो उसके ब्रीडिंग से देखा जाता है और इसमें पटना जू काफ़ी लकी है कि यहाँ जितने भी स्पीसीज हैं उन सबों में लगभग ब्रीडिंग काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग हो रही है। और जो ब्रीडिंग का मेन पर्पस है या हम लोग उसको साइंटिफिकली मैनेज करते हैं कि इन ब्रीडिंग ना हो पाए, उसका जितने भी साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं उसको हम लोग ध्यान देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो भी नए बच्चे हो रहे हैं वो हेल्दी रहें, उनके अच्छे से केयर हो सके। हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि सक्सेसफुल मेटिंग हुआ है एनिमल का, तो उसके बाद उनका रिकॉर्ड कीपिंग और एक लंबा एक्सरसाइज होता है जो उन पे ध्यान देने के लिए किया जाता है, जिसमें जो डॉक्टर की टीम होती है उनके प्रेगनेंसी पीरियड में पूरे उनका मेडिकेशन से लेकर हर एक चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है और ध्यान रखते हैं। और जब उनका डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तो उनके इनक्लोजर्स में सीसीटीवी कैमरा या इसकी व्यवस्था भी की जाती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में आने वाले दर्शक इन जानवरों को अपने मां के साथ देखकर बेहद खुश होते हैं। आज के कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी BEPCDDprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं।
इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।